सेमेस्टर 5 रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 6 है कंप्लीटनेस इन मैट्रिक्स स्पेसेस। 10 पेजेस तक हो चुका था पिछली एक ही वीडियो में, 25 मिनट की मुश्किल सी वीडियो बनी होगी वो। यहाँ से बिगिन करते हैं। एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार आ जाती है एग्जाम में। तो क्या है कि अ कॉशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन यानी कि कन्वर्स भी प्रूव करना होगा। मतलब अगर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर एक सब सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट दे रखी है कॉशी सीक्वेंस की, तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। वाइस वर्सा प्रूफ करना है। तो या इसको इस तरह से ये बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक स्पेस जो है वो कंप्लीट है इफ़ एंड ओनली इफ एवरी कॉशी सीक्वेंस इन इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो अगेन इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो कन्वर्स ही प्रूफ करना होगा। तो पहले हम इसको एक कॉशी सीक्वेंस लेके चलते हैं। इस मैट्रिक स्पेस में कॉशी सीक्वेंस है तो ए एन विल बी टेंडिंग कन्वर्जिंग टू ए। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले ली जो कि इस कॉशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा, और ये भी ए को कन्वर्ज कर रहा है। सिंपल यही तो बोलना है इसने कि भाई अगर एक कॉशी सीक्वेंस आप ले रहे हो जो कि कन्वर्जेंट है, तो जो उसका सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा, दिख ही रहा है। तो ये इसका सब सीक्वेंस होगा जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस है, और ये इसका सब सीक्वेंस है और ये भी कन्वर्ज कर रहा है ए पे। सिंपल। कन्वर्स में क्या प्रूफ करना है? कन्वर्स में ये है कि भाई अगर इसको मैं कॉशी सीक्वेंस ले लूँ और ये इसका सब सीक्वेंस ले लूँ, और सब सीक्वेंस जो है वो ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें ये दिखाना है कि भाई जो ये मैट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट है, या मतलब और साथ साथ क्या दिखाना है कि जो ये ए एन कॉशी सीक्वेंस है ये ए को कन्वर्ज कर रहा है, ये चीज़ दिखानी है। ठीक है। तो अगर ये कॉशी सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है, और ये सब सीक्वेंस ए को कन्वर्ज हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है, ये हमें पता है। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कॉशी सीक्वेंस है, तो ये एक क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये एक कॉशी सीक्वेंस भी होगी। तो अगर ये एक कॉशी सीक्वेंस है तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव इंटीजर डिपेंडिंग ऑन दिस एप्सिलॉन m1 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट अगर ए एन और जो ये सब सीक्वेंस है उससे कोई मैं nth एलिमेंट लूँ, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। बट यहाँ हम एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, जहाँ पे जो ये n है और जो ये के एन है वो ग्रेटर देन m1 होगा। ये सिंपल सी बाय डेफिनेशन लिखी है हमने, ये डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक है। अब आपको ये क्या दे रखी है? एक कॉशी सीक्वेंस है, हमने दिखा दिया कि भाई ये क्या होगी, ये एक आपकी सब सीक्वेंस है, ये कॉशी सीक्वेंस हमने प्रूव कर दी, और ये कन्वर्जेंट भी है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ए को कन्वर्ज कर रही है, तो एक m2 एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट ये कंडीशन, ये हमने कंडीशन लगाई है कॉशी सीक्वेंस वाली कि भाई कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ये हमने कंडीशन लगाई है नॉर्मल कि अगर एक सीक्वेंस दे रखी है जो कन्वर्जेंट है तो क्या होता है। ठीक है। अब इस m1 और इस m2 का मैं मैक्सिमम ले लेती हूँ n0। ठीक है। तो kn कॉमा n जो है दे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n0। सिंपल सी बात है। ये दोनों जो है m1 से बड़े हैं। अगर मान लो m1 इन दोनों में से m1 बड़ा है, इन दोनों का मैक्सिमम m1 है, तो m1 इक्वल टू n0, तो ये n0 से बड़ा हो गया। अगर इन दोनों का मैक्सिमम m2 है, तो अगर ये दोनों m1 से बड़े हैं जो कि छोटा है इससे, तो ये दोनों इससे भी तो बड़े होंगे, n0। ठीक है। फिर ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, यहाँ से हमने ये लिख दिया, मतलब ये चीज़ लिखी है हमने, ये इसका क्या लगा दिया, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि d जो है वो क्या है, एक मैट्रिक है। ये इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो ये चीज़ हमारे पास ये आ गई, यानी कि ए एन जो है वो किस को कन्वर्ज करता है, ए को। ये हमने दिखाना था, समझ में आया? ये हमने यही क्यों लिया, क्योंकि ए एन को इस पर कन्वर्ज होते हुए दिखाना है ना। तो ये कंडीशन बनाने के लिए हमें यही तो लेने यहाँ से लेना पड़ेगा। तो मैट्रिक स्पेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। फिर एक ये है, एक सब स्पेस वाई है ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। ठीक है। इसका क्या है? वाई एक सब स्पेस है। ठीक है। तो इस वाई को हम कंप्लीट दिखाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ क्लोज्ड। तो हम पहले लेके चलते हैं क्या कि भाई वाई जो है वो एक कंप्लीट सब स्पेस है इस एक्स का। हम दिखाते हैं वाई क्लोज्ड है। ठीक है। तो देखो वाई को हमें क्लोज दिखाना है, यानी कि वाई के अंदर उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो इस एक्स का मैं एक पॉइंट मान लेती हूँ ए, वो एक लिमिट पॉइंट मान लिया मैंने वाई का। तो एक सीक्वेंस ए एन एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर वाई के पॉइंट होंगे, सच दैट जो ये इसकी एनथ मतलब ये जो सीक्वेंस है ये ए को कन्वर्ज कर रही है, और जो ये ए है ये वाई में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि स्पेस जो वाई है वो कैसा है? कंप्लीट है। ऑल्सो ए जो लिमिट ए है वो भी यूनिक होती है। बताया ना कि भाई जो कोई भी अगर आपका मैट्रिक स्पेस है तो उसकी लिमिट यूनिक होती है। ठीक है। और ये कंप्लीट है आपका, क्योंकि दे रखा है कंप्लीट है, तो कंप्लीट सब स्पेस है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ तो होगी ही होगी। तो ये दो चीज़ें हो गई, यही तो हमें दिखाना था कि भाई ए अगर
एक्स में बिलोंग करता है, वो लिमिट पॉइंट है वाई का, तो जो लिमिट पॉइंट है वो वाई के अंदर भी होना चाहिए। तो इस लिमिट पॉइंट को मैं वाई में दिखाना, तो उसको क्लोज दिखाने के लिए दिखा दिया। कन्वर्स, अब हम वाई को लेकर चलते हैं कि भाई वाई एक क्लोज सबसेट है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इसका। अब हमें वाई को भी कंप्लीट दिखाना है, तो ये हम मान लेते हैं कॉशी सीक्वेंस है वाई में, ठीक है। तो ये कॉशी सीक्वेंस होगी एक्स में, एक्स कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये जो है ये कन्वर्ज करेगी किसी ना किसी एक पॉइंट पे, ए पे। वो पॉइंट हमने एक्स ऑब्वियसली एक्स में होगा, ठीक है। इस ए कैपिटल ए को हम मान लेते हैं भाई इस सीक्वेंस का सेट ऑफ रेंज। सेट ऑफ रेंज क्या था, पिछली वीडियो में बताया था। अब देखो जो ये ए है, यानी जो सेट ऑफ रेंज है सीक्वेंस का, वो अगर फाइनाइट है, ठीक है, तो ए जो है इसकी टर्म जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट होगी। सिंपल सी बात है भाई, ए एन आपके अंदर ए जो है ना एक टर्म है इस सीक्वेंस की, ठीक है। और जो ये ए एक फाइनाइट है, इस सीक्वेंस का फाइनाइट सेट ए है, सॉरी इस सीक्वेंस का सेट ऑफ रेंज ये ए है और जो कि फाइनाइट है, और इसके अंदर ये एलिमेंट है, यानी कि बार बार ये रिपीट होगा ना इसके अंदर, तभी तो फाइनाइट बन रहा है ए, ठीक है। तो ए जो है वाई में हो गया, बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर ए इनफाइनाइट है तो सिंपल सी बात है भाई, ए तो लिमिट पॉइंट हो ही जाएगा फिर वाई का। ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, अगर लिमिट पॉइंट क्या है, सेट ऑफ रेंज क्या है, ये फाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट रिपीट कैसे हो रहा है। ये सीक्वेंस सीरीज में भी करके आ चुके हैं हम, चैप्टर 1 में भी हम ये कर चुके हैं ये वाली चीज़, ठीक है। अब ए एन जो है वो कन्वर्ज करता है ए को, तो कोई भी अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एक पॉजिटिव नंबर ये एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ये कंडीशन हम पिछले वीडियो में करके आए हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब मैं ए के अराउंड अगर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर ये ए एन एलिमेंट है, और ए एन एलिमेंट किसका है, ए का एलिमेंट है। इसके मतलब इस ओपन स्फीयर के अंदर इस ए के सारे एलिमेंट है, यानी कि जो ये ए पॉइंट हो गया ये लिमिट पॉइंट हो गया ए का, ठीक है। और जो ये ए है ना, ये क्या है, सबसेट है वाई का। तो ए जो है वो लिमिट पॉइंट हो गया वाई का, बट लेकिन वाई कैसा है, क्लोज्ड है। इसका मतलब जो ये ए है वो वाई में बिलोंग करेगा, क्योंकि यही तो होता है ना क्लोज का मतलब, कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके वो वाई के वो इसके अंदर है। अगर ए इसका लिमिट पॉइंट है, वाई क्लोज्ड है, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं वाई क्लोज्ड है, ये प्रूव करना है हमें कि कंप्लीट है। तो वाई क्लोज्ड है, इसका मतलब ए वाई के अंदर भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो कॉशी सीक्वेंस जो ये है वो कन्वर्जेंट हो गई ए पॉइंट पे, और ए बिलोंग कर रहा है वाई में, इसका मतलब वाई कंप्लीट है। यही तो है कि भाई वाई के जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कॉशी सीक्वेंस है, तभी तो उसको हम कंप्लीट बोलते हैं। फिर करोलरी दे दी एक कि भाई हर एक कंप्लीट सीक्वेंस एक मैट्रिक्स स्पेस का क्लोज होता है, और एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट। सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड इन अ मैट्रिक्स स्पेस। अब हमने ये एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, ये इसका कॉशी सीक्वेंस ले लिया, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या करा, इसका और एप्सिलॉन का मैक्सिमम ले लिया, इसको के मान लिया, ठीक है। फॉर ऑल जो एन जो है वो 1 और n के बीच में लाई करता है, ठीक है। n को पहले यहाँ हमने 1 पुट कर दिया, फिर n को 2 3 करते करते ऐसे m-1 तक पुट कर देंगे, ठीक है। अब जो ये है आपका, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल n 1 और n के बीच में है, और ये क्या है, एप्सिलॉन, राइट। तो एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू के आ गया। अब इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू के है, तो ये जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गई, सॉरी लेस देन इक्वल टू के हो गई, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, ठीक है। और फिर इस सेकंड वाली इक्वेशन से और इस फोर्थ वाली इक्वेशन से ये चीज़ बराबर, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, लेकिन ये है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू दिस, एंड यहाँ पे n ये है, तो n नेचुरल नंबर के सेट में हो गया। अब भाई कोई ना कुछ ये आपका जो ये सीक्वेंस है लेस देन इक्वल टू के है, किसी नंबर के लेस देन इक्वल टू, तो बाउंडेड की कंडीशन होती है ना, तो जो ये ए एन है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर ये है थ्योरम कंप्लीटनेस ऑफ आर। तो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस जो है ये आर कॉमा डी, ये कंप्लीट है, इसको कंप्लीट दिखाना है, ठीक है। अब देखो कंप्लीट दिखाना है इसको, इसमें हमने कॉशी सीक्वेंस मान लिया ये, अब ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा आर में। अभी देखा है हमने इस थ्योरम में कि भाई कॉशी सीक्वेंस है वो बाउंडेड होता है, तो हमने इसका एक कॉशी सीक्वेंस लिया, वो बाउंडेड होगा आर में। ये वाली थ्योरम हम करके आ चुके हैं सीक्वेंस सीरीज़ में। ये जो थ्योरम है वो रियल नंबर की वो क्या बोलती है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। इसका लिमिट पॉइंट हमने मान लिया ए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये बाउंडेड सीक्वेंस है ना, ये ए को कन्वर्ज करता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे कि भाई जो ये सीक्वेंस है ये ए को कन्वर्ज करता है। तो हम ऑब्वियसली ऐसे बिगिन करते हैं, भाई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है आपको, ये एक कॉशी सीक्वेंस है भाई,
कॉशी सीक्वेंस है तो एक पॉजिटिव इंटीजर ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से सिंपल। ठीक है, अब ये ए एन माइनस एम एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री ले लिया हमने। भाई डिस्टेंस है ना इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, और मॉड ले लिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी को तो खोला है, और ये एप्सिलॉन बाई थ्री ले लिया आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिए। अब ए इसका लिमिट पॉइंट है, एज ए इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर ये सच दैट, ये हमने लगाई है सिंपल डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की कि भाई अगर कोई सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है तो उसकी हमने क्या लगाई है, सिंपल डेफिनेशन लगाई है, मतलब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाई है ना सिंपल, कि भाई इसका ए लिमिट पॉइंट है, ये बोला तो है भाई इस थ्योरम से कि भाई इसका लिमिट पॉइंट ए है तो उसकी लिमिट पॉइंट की सिंपल कन्वर्जेंस की नहीं, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये दो समझ में आया। ठीक है, अब के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, के ग्रेटर देन एन नॉट, तो इस इक्वेशन से मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है, ये ए एम एज इट इज़ या ए एन की जगह ए के रख दिया इस इक्वेशन को यूज़ करके, ये चीज़ यूज़ करके। ठीक है, अब फिर ये ए एन माइनस ए, ये ए एन माइनस में ए, ये ऐड सब्ट्रैक्ट, ये ऐड सब्ट्रैक्ट, इसको ओपन कर दिया, ये इनकी वैल्यूज़ हमारे पास है, तो अब इसलिए समझ में आया, 3 वैल्यूज़ थी इसलिए हमने एप्सिलॉन बाई 3 लिया है यहाँ पे। हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि भाई ये जो ए एन है ना ये कन्वर्ज करता है किसको, ए को, इसीलिए हमने ये चीज़ बनाई है। ये सब छोड़ो फिलहाल, सिंपल बात देखो, हमें क्या प्रूफ करना है भाई, इसको ए, ये जो है ए पे कन्वर्ज करता है, ये प्रूफ करना है, तो ये सब छोड़ो फिलहाल, यहाँ पे आओ डायरेक्ट, ए एन माइनस ए का मॉड। ठीक है, इसमें हमने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अभी ये चीज़ आई तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए एन माइनस ए एम की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, डायरेक्ट कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से, तो ये वैल्यू आ गई। ए एम माइनस ए के ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, तो इसके लिए हमें कुछ और चाहिए होगा, ये ए एम है, के लगाना होगा यहाँ पे, कैसे लगाएंगे, इस चीज़ से लगाएंगे, तो ये ए के माइनस के की यहाँ से वैल्यू होगी, इन दोनों से इनकी वैल्यू होगी। समझ में आया, ये क्यों निकाला हमने, ये वैल्यू फिक्स करने के लिए, ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। और फिर यहाँ से अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आती है, और इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इसके बीच में जो है लेस देन एप्सिलॉन है, और अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो सिंपल कन्वर्जेंस जो हमने पढ़ा सबसे पहले, सिंपल कन्वर्जेंस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कॉशी कन्वर्जेंस की अलग वो होती है। देखो अगर हम देखें कॉशी कन्वर्जेंस है तो कॉशी कन्वर्जेंस के लिए आपकी ये अलग डेफिनेशन है, सिंपल कन्वर्जेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके लिए नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है उससे बेसिकली मैं बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से ये आ गया, तो हर एक कॉशी सीक्वेंस इन आर जो है वो कन्वर्जेंट है। अब आर में जितनी भी कॉशी सीक्वेंस है सारी की सारी कन्वर्जेंट है, तो यही तो डेफिनेशन होती है ना कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। तो ये कैसा हो गया एक आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ये हो गया, यही प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट है कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या बोला है इसमें। एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में every decreasing sequence of non-empty closed subsets with diameters tending to 0 as a singleton set as intersection, या देखो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट इस तरह से भी आ जाता है, जैसे एक्सरसाइज में दिखाती हूँ मैं, ये रहा स्टेट एंड प्रूफ कंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से भी आ जाता है, तो थ्योरम हमको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोला है बेसिकली इसने ये बोला है भाई अगर ये चीज़ है, ये जो है बेसिकली एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये किसका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ये आपको एक मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ठीक है, इसके नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स हैं इस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के, फिर उसका एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, इसके जितने भी नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स हैं उसका एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। ठीक है, ठीक है, तो इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स विद डायमीटर्स टेंडिंग टू 0, तो जो इस सीक्वेंस का डायमीटर है वो टेंडिंग टू 0, डायमीटर इस तरह से हम डिनोट करते हैं, चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स विद डायमीटर्स टेंडिंग टू 0, तो जो इस सीक्वेंस के जो डायमीटर है वो टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं एज एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एज एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन अगर आप क्या कर रहे हो, इनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स इनका डायमीटर टेंडिंग टू 0 है, हैज़ अ सिंगलटन सेट एज इंटरसेक्शन। ठीक है, हैज़ अ सिंगलटन सेट एज इंटरसेक्शन, तो उन सीक्वेंसेस की अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो
तो वो पहली बात तो नॉन एम्प्टी नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ है। तो क्या होगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि कैसा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, तो जो इन टाइप की जो सीक्वेंसेस है, जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है किसकी, नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट की, जिनका डायमीटर 0 को टेंड करता है, उनकी अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो f हम मान लेते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये f है ना, इसके अंदर, इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, और जिस सेट के अंदर एक ही पॉइंट होता है यानी कि वो कैसा सेट होता है, एक सिंगलटन सेट होता है। तो इस f को सिंगलटन सेट प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। और जब इसमें सिंगलटन सेट है तो इसका डायमीटर है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो वी क्लेम, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि जो ये f है, इट कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 पॉइंट, सिंस अगर इसके अंदर मोर देन 1 पॉइंट है तो इसका जो डायमीटर है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है, जो डायमीटर है वो 0 को टेंड करता है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। ठीक है, अब आप बहुत सारे सीक्वेंसेस का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो f आ रहा है ना। आई मीन बहुत सारे सबसेट्स का जो सीक्वेंस बन रहा है डिक्रीजिंग, उसका इंटरसेक्शन f आ रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है भाई, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये जो है बड़ा होगा ये छोटा होगा। जो इसका डायमीटर है वो बड़ा होगा इसके डायमीटर से, ठीक है। तो और ये ग्रेटर देन 0 होगा डायमीटर, ठीक है। लेकिन हम क्या क्या ले रखा है भाई, जो डायमीटर है इसका वो क्या कर रहा है, 10 to 0, ठीक है। तो अब हम क्या दिखाएंगे भाई, ये जो f है कैसा है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, इसका मतलब f समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट, दिस वन समझ में आ रहा है आपको। इसका इंटरसेक्शन हमने f मान लिया। हमें क्या दिखाना है भाई, जो ये f है इसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं आ सकता, और अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट आता है तो इसका डायमीटर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 डायमीटर आता है तो हमारी जो भाई हम कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी वो फैक्ट, तो क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि भाई जो डायमीटर है वो 10 to 0 है। तो यहाँ से हमारे पास ये तो प्रूव हो गया कि भाई ये इसका सबसेट है और ये चीज़ कंडीशन बैठ रही है, लेकिन हमें तो चाहिए ये। तो इतना तो प्रूव हो गया कि जो f है ना वो नॉन एम्प्टी है। तो ये हमने क्या क्यों करा है, f को नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए, ठीक है। f को नॉन एम्प्टी दिखा दिया, ओके। अब देखो ये fn का हम एक एलिमेंट ले लेते हैं an, ठीक है। अब हम पहले तो क्या दिखाएंगे, हम पहले ये दिखाएंगे जो ये सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को हम कॉशी सीक्वेंस दिखाएंगे पहले, ठीक है। तो कॉशी सीक्वेंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है। और जो डायमीटर है इस fn का, भाई ये क्या है बताओ, क्या है ये, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स ऑफ अ क्लोज मैट्रिक्स स्पेस, दिस, ठीक है। इसका ये एलिमेंट ले लिया, इसको दिखा दिया कॉशी सीक्वेंस, दिखाएं पहले। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ये हमें पता ही है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो ये है ना एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन है। अब ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट इसमें होंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू इसके डायमीटर लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यानी कि ये जो है लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये कंडीशन किसकी होती है, कॉशी सीक्वेंस की। तो हमने इस एन को कॉशी सीक्वेंस दिखा दिया। अब जो स्पेस दे रखा है वो कंप्लीट दे रखा है, तो अब ये कॉशी सीक्वेंस है, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे एक्स में। वो पॉइंट मान लेते हैं ए, तो हमने मान लिया ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पे। अब हम क्या दिखाएंगे कि भाई जो ये एफ़ है ना उसके अंदर ए एलिमेंट है। हम मान लेते हैं कि भाई इस एफ़ के अंदर ए नहीं है, इसका इंटरसेक्शन तो हमने एफ़ माना, तो इस इंटरसेक्शन के अंदर हम ए नहीं लेके चल रहे, ठीक है। तो अगर ए इसमें नहीं है, तो अगर ये इस कोई के जो एन में बिलोंग करता है, ए इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अब हर एक जो इसके अंदर जो ये है हर एक क्लोज सेट है, तो ये भी एक क्लोज सेट होगा। तो ए जो है अगर वो उसके क्लोज सेट में नहीं है तो ए इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। तो एक नंबर आर ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा कि अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन होती है लिमिट पॉइंट की, ठीक है। आगे देखो, अब फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ये चीज़ होगी। तो इसका अगर आप क्या कर रहे हो इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, तो ये जो है छोटा है सबसेट करोगे इसका, ठीक है। और ये इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। तो जो इसका इंटरसेक्शन अगर फाई है, ये इसका सबसेट है, तो इसका इंटरसेक्शन भी फाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ना कि भाई ए एन इसमें बिलोंग करता है और ये इसका सबसेट है, तो ए एन जो है वो इसमें बिलोंग एस आर में नहीं करेगा, तो ए एन जो है वो इस पर कन्वर्ज नहीं करा था, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो देयरफॉर जो ए है वो इसके अंदर बिलोंग करता है, ये चीज़ है।
इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, ये भी इतनी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, इसकी भी नहीं करवा रही हूँ मैं सिर्फ क्योंकि देखो आपका अगर हम देखें चैप्टर नंबर, एक मिनट, ये चैप्टर्स हैं आपके रियल एनालिसिस में, यूनिट 3 में आपके चैप्टर 4, 5 एंड 6 हैं। 4 एंड 5 मैं पूरे करवा चुकी हूँ, 6 चैप्टर मैं सिर्फ उतना ही करवा रही हूँ जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और मैं भी 5th सेमेस्टर की ही स्टूडेंट हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो बता देना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। बाकी ये पेज नंबर 10 तक तो मैंने अच्छे से करवा ही दिया है, अगर यहाँ तक भी हो जाता तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर हो जाएंगी। बाकी ये वाली थ्योरम भी हो चुकी है, ये वाली थ्योरम भी हो चुकी है, ये वाली थ्योरम एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, पिछले के कॉन्सेप्ट्स एंड फिर समझ लेना, थोड़ा आई गेस समझ नहीं आई होगी, मुझे भी नहीं आती। ओके, तो इसको ट्राई कर लेना अपने आप से, बाकी इम्पॉर्टेंट तो है नहीं ये, ठीक है। बाकी जो हमारे कॉलेज में होगी ये तब मैं करवा दूँगी, अभी कॉलेज में हुई नहीं है तो इसलिए मैं खुद से ही समझ के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ये भी नहीं करेंगे हम, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी एग्ज़ाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन देख लेते हैं ज़रा, क्या है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इन अ मैट्रिक्स स्पेस। अगर ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये एक मैपिंग है, इस मैपिंग को हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग या कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल बोलेंगे। अगर एक रियल नंबर अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है जो कि इसके बीच में लाई करता है, सच दैट ये कंडीशन फुलफिल हो रही है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये एक मैपिंग है। एक मैपिंग को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अगर एक रियल नंबर अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है जो कि 1 से छोटा है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि इस इंटरवल में बेसिकली वो लाई करता है अल्फ़ा, तो ये चीज़ आपकी फुलफिल होगी। क्या ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू होगा अल्फ़ा इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि लेस देन इक्वल हो, जो कि जो भी वो भी कम होगा किससे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई के, ठीक है। सिंपल एज अ डेफिनेशन याद रख लेना इसको, बाकी यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बस, ठीक है। तो इतना डन, यहाँ इतना ही करा है मैंने। पिछली वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो पेज नंबर 10 ये पूरी ये वाली थ्योरम भी कराई है मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी कराए हैं, ये वाली इसकी डेफिनेशन भी कराई है, ये वाला एग्जाम्पल भी करा है, ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी करी है, कॉशी सीक्वेंस भी करा है, ये वाली थ्योरम भी करी है हमने, ये थ्योरम भी करी है 6.4, ठीक है, पिछली वीडियो में ये वाली थ्योरम भी करी है। ये सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस क्या है, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक्स स्पेस, ये सारा हम कर चुके हैं। तो इतना अगर चैप्टर करते हो तो इनफ है, ठीक है। तो ये यूनिट इजीली कवर हो जाएगी क्योंकि 4 और 5 चैप्टर मैंने पूरे करवाए हैं, 6 चैप्टर भी मैंने इस हिसाब से करवा दिया है। तो यूनिट 3 कवर हो चुकी है, यूनिट 1 में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है वो भी कवर हो चुका है, यूनिट नंबर 2 में चैप्टर 2 एंड 3 है। तो 2 तो मैंने करवा दी, सोच रही हूँ मैं 3 भी करवा देती हूँ, ये छोटा ही चैप्टर है, 16 पेजों का है बस। तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे चैप्टर 6 कराया है ना, उस तरह से इस चैप्टर को भी करा दूँगी 3 को, कि भाई कोई यूनिट 2 से कोई क्वेश्चन रह ना जाए एग्जाम में, उस हिसाब से, ठीक है। चैप्टर 7 एंड 8 एंड 9 भी कम करवाऊंगी, तो 7 एंड 8 तो पूरे ही करवा दूँगी, 9 देख तुम करवाऊँगी, यानी ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, वरना 7 8 से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा यूनिट 4 का, 9 फिर भी देख लेंगे, ठीक है।